नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कई दावेदार कौन दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। राजस्थान में भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सीएम पद की रेस में कई नामों की चर्चा चल रही है। इस बीच चुनाव में जीत के 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को राजस्थान में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे मंथन के बीच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। संभावना जताई जा रही है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शीर्ष पद के दावेदारों में देखा जा रहा है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर भी चर्चा बनी हुई है। इससे पहले सोमवार को लगभग 25 भाजपा विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी, जिसे समर्थन और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सवाल यही है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में होने वाली विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों द्वारा नामों पर 1-to-1 चर्चा होगी। उसके बाद सीएम का नाम तय कर लिया जाएगा। तो 15 दिसंबर तक शपथ ग्रहण हो सकता है। राजस्थान में लगातार देखिए विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 1 by 1 वो सभी जो पर्यवेक्षक हैं वो विधायकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद एक कहना चाहिए कि जो एक रिपोर्ट होगी वो शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए चेहरों की यदि बात की जाए तो राजस्थान में इस बार कमल खिला है। और चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए, बाबा बालकनाथ की जाए, मुझे लगता है ये वो नाम है, दिया कुमारी का नाम है और ये वो चेहरे हैं जो फिलहाल रेस में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अब कौन होगा ये मुझे लगता है इसी का एक हिस्सा है, इसी की एक प्रोसेस है जिसमें पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। चलिए अब मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद पाल सिंह तोमर, वो भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रकाश जी सबसे पहले आपके साथ ही करना चाहूंगी। और निश्चित तौर पर हम अमूमन कई बार जब से इलेक्शन हुए, फिर वोटिंग हुई है, उसके बाद नतीजे आए, फिर ये तमाम जो हलचल चल रही है, इस पर हम और आप कई बार राजस्थान को लेकर चर्चा में बैठे। लेकिन अब जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, पर्यवेक्षकों की जहां तक बात हो रही है, नियुक्ति की बात हो रही है, क्या लगता है ये एक प्रोसेस का हिस्सा है या महज औपचारिकता है? नाम पे शायद मंथन हो चुका होगा, लेकिन ये तमाम चीजों से फीडबैक लेने के लिए इस चीज को कराया जा रहा है। आपका क्या मत है? ये मजबूरी में लिया गया फैसला लग रहा है मुझे। और जहां तक मैं समझता हूँ नाम तय हो चुके हैं, एक औपचारिकता भर चूंकि काफी ज्यादा उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री की रेस में और सबको संतुष्ट और सबको खुश रखना मुश्किल है। तो नाम तो तय कर चुका है हाईकमान, लेकिन चूंकि ये विधायक दल की बैठक भी विधायकों का मत भी जानना है और उस मत को जो है ऊपर हाईकमान तक पहुंचाना है, इसलिए एक औपचारिकता मात्र है। मेरे हिसाब से नाम तय हो चुका है। जी बिल्कुल। राखी। चलिए आनंद पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी। आनंद पाल जी क्या मत है? ये एक औपचारिकता है, एक प्रोसेस इससे गुजरना जरूरी सा हो गया है, नाम लगभग हो चुके हैं तय, या फिर वाकई में एक्चुअल में ये करवाया जा रहा है ताकि यहां से जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद चर्चा के बाद सीएम तय किया जाएगा? ये वैसे तो औपचारिकता ही महसूस हो रही है, क्योंकि जो करना है वो तो सब आला कमान को ही करना है। और चूंकि विधायक दल की बैठक बुलानी जरूरी होती है और विधायक दल की बैठक के अंदर इनको ये औपचारिकता करनी भी जरूरी होती है, इस कारण से की जा रही है। बाकी मेरे हिसाब से नाम लगभग तय हो चुका है। चलिए अच्छा, जितने चेहरों को सामने रखा गया है, जिन नामों को सामने रखा गया है, आनंद पाल जी क्या लगता है आपको? आपके नजरिए से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे राजनीति को, राजस्थान की अभी जो हलचल चल रही है ये भी नजदीक से समझ में आ रही है लगातार बैठ के। अभी तो ये भी खबरें थी कि कई विधायकों को बंदी बनाया गया है, होटल ले जाया गया है, वसुंधरा के बेटे ने ये तमाम चीजें की हैं। तो बहुत सारी चीजों को लिया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा आखिर। तो इन तमाम चेहरों को कंपेयर करें, यदि उसको नजदीक से समझें, तो आपके नजरिए से नंबर 1 रेस पे अभी कौन है? देखो, राजस्थान के अंदर नंबर 1 रेस पे तो मैं तो आज भी वसुंधरा जी को ही मानता हूँ।
क्योंकि जो वो पिछला अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुकी हैं और जनता में उनका एक जबरदस्त मतलब जुड़ाव है। इस कारण से जो उनको अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, उस आधार पे मैं पहले नंबर पे तो वसुंधरा जी को ही मानता हूँ। अब आगे आला कमान क्या तय करता है, आला कमान की क्या मर्जी है, पर्यवेक्षक क्या तय करते हैं, क्या रिपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वसुंधरा जी अभी रेस में आगे है। ठीक है, प्रकाश जी आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन क्योंकि इस बार उनको सीएम फेस नहीं बनाया था बीजेपी ने चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा को पीछे रखा गया है सीएम की दौड़ में। वो स्वयं अपने को नंबर 1 की रेस में मान रही है, वो बात अलग है। और उनके कुछ विधायक समर्थक भी हैं जो उनको वसुंधरा को इधर सीएम देखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि स्थिति बदली है 2018 से लेकर 2024-23 तक में, और मुझे लगता है निसंदेह कोई नया चेहरा ही प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेगा। जी राखी। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की जो खबरें आई अभी हाल ही में, हमने देखा कि विधायकों को होटल ले जाया गया है वसुंधरा के बेटे ने, और कुछ लोग ऐसे भी थे उन्होंने कहा कि वहां जाने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। इन सब बातों का क्या कोई प्रभाव पड़ता दिखता है? क्योंकि जीत के बाद अमूमन कई विधायक उनसे मिलने गए थे, बधाई का सिलसिला भी हुआ था। ये उनकी एक अपनी लोकप्रियता हो सकती है, उन्होंने क्योंकि वो सीएम रह चुकी हैं तो उनका उस तरह से नेतृत्व वहां पे रहा है। मुझे लगता है इसे आम रूप से लिया गया। लेकिन अभी फिलहाल में जो ये इस तरह की खबरें आई हैं, इसका कितना भाव है, क्या मायने इनके? जी, पिछले 5 साल में वसुंधरा जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो नहीं रही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में जानी जाती है। और 5 साल में लगातार वो पार्टी की गतिविधियों को लेकर अपोज करती रही, और कहीं ना कहीं उन्होंने 5 साल में लगातार पार्टी में अपना शक्ति प्रदर्शन जारी रखा है। चाहे वो चुनावों के टिकट वितरण की बात हो, चाहे वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष को नियुक्त करने की बात हो, चाहे फिर किसी प्रशासनिक काम को लेकर या किसी चीज का विरोध को लेकर बीजेपी संगठन की बात हो राजस्थान में, वसुंधरा ने हमेशा पार्टी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और इसे भी एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में पार्टी देख रही है, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है। 30 से 50 विधायक यदि वसुंधरा जी के पास जाते हैं और वसुंधरा जी एक रिसोर्ट में, यदि इनको पार्टी देना दी तो वो अपने निजी आवास पे देती या किसी और ऐसी जगह देती जहां पे रिसोर्ट जैसी कोई बात ना होती। और उसके बावजूद, पार्टी के बावजूद, कुछ लोगों को रोका गया जबरदस्ती, चाहे नाम उनके बेटे का आ रहा हो, तो वो भी उसके अगेंस्ट में पुलिस कार्रवाई की बात हुई। और वहां पे ये बात हुई कि काफी ज्यादा असंतोष हुआ और लोगों ने एक दूसरे के प्रति विरोध भी प्रकट करा, जो बात किसी एक विधायक ने हाईकमान तक पहुंचाई। तो ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया, और इससे हाईकमान को लगता है कि और नाराजगी बढ़ी होगी और वसुंधरा को लेकर थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। इसलिए वसुंधरा जी रेस से अपने आप को बनाए रखने के लिए जो जोड़ तोड़ कर रही है, वो उनके अगेंस्ट में ही जा रहा है राखी जी। बिल्कुल ठीक बात है। आनंद जी, आपका क्या मत है? क्योंकि आपने जैसा अभी कहा भी कि नंबर 1 की रेस में यदि देखा जाए तो उनको आप कहीं ना कहीं देखते हैं, और क्योंकि अब पहले भी उन्होंने ये तमाम जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें हो रही हैं, आम मुलाकात और इस तरह से बातचीत के बाद क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए, जो पर्यवेक्षक हैं वो भी 1 बाय 1 विधायकों से बातचीत करेंगे। मेरा जहाँ तक ये बाड़ाबंदी पर प्रश्न जो उठाया जा रहा है, ये इसमें कोई ज्यादा सच्चाई नजर आ रही है, और इस टाइप का कोई कृत्य शायद उनकी ओर से किया गया हो या उनके बेटे की तरफ से किया गया हो। ऐसा कोई, ना तो इसमें कोई एफआईआर हुई है, ना ही कोई ये हवाई बात ज्यादा नजर आ रही है। और बाकी वसुंधरा जी को कल भी जिस हिसाब से वो दिल्ली गई थी और जेपी नड्डा जी से मिली थी और बाहर जो निकल के आई थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उस हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेस से बाहर हो गई हैं। और आला कमान के पास में भी दूसरी उनके बराबर का कोई योग्य उम्मीदवारों में अगर हम लिस्ट बनाए तो 7-8 खड़े हो गए। अब 7-8 उम्मीदवारों में उनके लिए चयन बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस आधार पे किसका चयन करें। इसलिए ये तो देखो, अब कल जो विधायकों से वो बातचीत करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब भी करेंगे तो उसके बाद ही तय हो पाएगा।
बिल्कुल, लेकिन एक बात और है आनंद पाल जी इन सबके बीच में, पिछले कार्यकाल को देखें तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत कहा जा रहा था कि जो हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये बात आई थी कि वसुंधरा के प्रति काफी नाराजगी थी और पूरे इलेक्शन में ये कहा गया कि उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको एक फेस के तौर पे भी आगे नहीं रखा। इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, निश्चित तौर पर उनका दिल्ली में होना, बैठ के होना, तमाम चीजें होना बिल्कुल हो सकता है क्योंकि तमाम विधायक भी मिलने पहुंचे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि पिछले तमाम चीजों को देखने के बाद एक बार फिर से दांव लगाना ठीक होगा? अब ये तो आला कमान की मर्जी के ऊपर है कि ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या है कि अभी राजस्थान के अंदर आने जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, जिसमें जो एक टारगेट है 25 सीटें जीत के आने का, तो 25 सीट जीत के आने के लिए आपको एक अनुभवी नेता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए अगर वसुंधरा जी से ज्यादा योग्य उन्हें कोई और नजर आएगा तो वो उसको चांस देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वसुंधरा जी के साथ साथ बाबा बालकनाथ जो हैं, उनका नाम भी बड़ा तेजी से है और थोड़ा सा कंपैरिजन उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया था, योगी आदित्यनाथ से काफी कंपेयर किया गया, बहुत सारी चीजों को लाया गया, तो कहीं ना कहीं लगा कि एक ऐसा चेहरा, क्योंकि यदि शीर्ष नेतृत्व की बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो पीएम मोदी कई बार ऐसी चीजों को ले आते हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाली होती है, अनएक्सेप्टेबल चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में वो उनका नाम भी देखिए, जब से ये तमाम चीजें हुई अचानक से ये नाम आना शुरू हुआ, निश्चित तौर पर पार्टी से तमाम चीजें उनका है, और ऐसे में एक कंपेयर करके देखें तो कितने चांसेस लगते हैं उनके भी? बाबा बालकनाथ जी का नाम आज नहीं, पिछले 1 वर्ष से सुनने में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको योगी मॉडल के रूप में राजस्थान में स्थापित करना चाहती है। अब चूंकि चुनाव जीत गए हैं और बड़ा कठिन चुनौतीपूर्ण चुनाव उन्होंने जीता है, तो निसंदेह किसी बड़े मंत्रिमंडल के पद को प्राप्त करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बना सके उनको, ऐसा मेरे विचार से काफी दूर है सोचना। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम प्रस्तावित हो सकता है। और चूंकि बाबा बालकनाथ एक हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक है और उन्होंने उदयपुर कांड के बाद काफी लोग हिंदुओं को जागृत भी किया था, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी उनका लोकसभा में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण को लेके उपयोग कर सकती है। लेकिन बिल्कुल प्रकाश जी, चलिए मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, आवाज चली गई बीच में, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। आनंद पाल जी, ठीक है, देखिए ये 2 नाम है, चर्चा है राजस्थान में, तो देखिए जिस तरीके से बदलाव हुआ, जिन सीटों के साथ बदलाव हुआ, ऐसा कभी सोचने में नहीं लग रहा था। एक रिवाज जरूर अपना कायम रहा, लेकिन फिर भी सीटों के डिफरेंस से देखें तो ऐसी उम्मीद शायद नहीं रही होगी कांग्रेस को, तो इस हार की उम्मीद क्योंकि बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, एक विपक्ष की भूमिका उन्हें अब निभाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये बड़े एक टास्क तो है। सीएम फेस तीनों ही राज्यों के लिए है, राजस्थान में तो इसलिए भी है क्योंकि जो आए हैं जीत के, उनको अब 24 भी है, तो मुझे लगता है तमाम तैयारियों के हिसाब से देखना है। तो ऐसा लगता है कि जो भी एक फेस निर्धारित किया जाएगा उसको 24 की तैयारी के हिसाब से ही बिल्कुल पूरी एक जिम्मेदारियों के साथ होगा, क्योंकि लगा ही लगा इलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो 25 सीट लाने में कामयाब हो सकेगा या उसकी तैयारी में कामयाब होगा, उसी व्यक्ति को चेहरा बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो 115 सीट तो आई है बीजेपी की, लेकिन क्या है कि जो हार जीत का जो अंतर रहा है वो काफी सीटों पे बहुत ही 1000 सीट वोट के अंदर अंदर वाला रहा है। यानी कि मतलब इस हार जीत को जो ज्यादा कोई बड़ी हार जीत माना नहीं जाता। और इस कारण से क्या है कि ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार, अगर पार्टी को मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार है या जो जिसको पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी, उसकी आम जनता में पकड़ बहुत मजबूत होनी जरूरी है। इस कारण से बालक दास जी हुए, अश्विनी जी हुए, जो नाम चलाए जा रहे हैं लोगों के, वो मुझे मतलब है ना इतने सफल होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए ठीक, बिल्कुल देखिए, अब ये तो खैर एक हम और आप चर्चा में हैं, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, तो मुझे लगता है ये तो बैठक होगी, तमाम चीजें सामने आएंगी, उसके बाद होगा। अच्छा प्रकाश जी, एक बात जैसे कि हुई, लगता है कि लगभग तैयारियां
हो ही गई होंगी, उसी दिन से ये मंथन हो गया होगा, अमूमन पहले से रहा होगा कि यदि इस तरह के नतीजे आते हैं या कमल खिलता है तो फिर वो चेहरा कौन होगा, तो ये तो पहले से तमाम चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा जी से तमाम लोग मिलने पहुंचे, फिर ये बाड़े बंदे की कुछ खबरें आ गई, मुझे ऐसा लगता है शायद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जिसमें राजनाथ सिंह का भी एक नाम है, मुझे लगता है जो 1 बाय 1 चर्चा होगी, वो जो एक फीडबैक आएगा, यदि कहीं एक नाम पर डिसीजन हो गया होगा और यदि इस फीडबैक के बाद बदलाव की जरूरत लग रही होगी, तो क्या लगता है नेतृत्व इसमें बदलाव करेगा? देखिए, पर्यवेक्षक में एक बड़ा रोचक नाम आया है सरोज पांडे जी का। हाँ। सरोज पांडे जी जो है छत्तीसगढ़ से लोकसभा मेंबर रही है और 2018 से बीजेपी की राज्यसभा मेंबर है। और एक महिला को राजस्थान में भेजना कहीं ना कहीं ये एक दिशा है, एक संकेत है कि इस बार नेतृत्व परिवर्तन मुख्यमंत्री के रूप में होने जा रहा है और यहाँ महिला मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम है। इसलिए वसुंधरा जी का नाम भले ही आगे चल रहा हो, लेकिन जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव है, इस बार मुख्यमंत्री जो है महिला उम्मीदवार नहीं बनेगी, नहीं वसुंधरा जी नहीं बनेगी। दूसरी महिला उम्मीदवार पे नाम यदि विचार किया जा रहा रेस में कोई थी तो वो दिया कुमारी जी थी। दिया कुमारी चूंकि इतना अनुभव नहीं है और जहां तक मैं आनंद पाल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि लोकसभा चुनाव चूंकि दूर नजदीक है और 25 सीटों का टारगेट यदि बीजेपी लेके चल रही है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति को ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत जी का है और लोकसभा हमारे स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी। इन दो का नाम सबसे प्रमुखता से मैं ले सकता हूँ। जी राखी जी। बिल्कुल, एक अनुभव के हिसाब से कहीं ना कहीं 24 की तैयारी को यदि देखा जाए तो आपको लगता है कि वो यदि आते भी हैं तो शायद वो उस तरह से सेटिंग पूरी की जाएगी कि वो 24 की राह उनकी आसान हो। निश्चित तौर पर देखिए, अनुभव तो काम आता है, ये तो हम और आप सभी मानते हैं, और जिसने जितना उस चीज़ को निकाला है राजनीति में तो वो चीज़ें यहाँ दिखती हैं। तो हो सकता है एक नेतृत्व के रूप में बदलाव मिले, लेकिन निश्चित तौर पर यह है। आनंद पाल जी, राजस्थान की सियासत पर थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मुझे लगता है देखिए, इलेक्शन हो गया है, 24 की बारी है और 10 तारीख को अमूमन ये बैठकें होनी है और 15 तारीख, लगभग 16 के पहले की बात हो रही है, मतलब 15 तारीख तक शपथ ग्रहण हो सकता है, तो चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। लेकिन जहां तक आपसी एकता की बात है, मनमुटाव ना हो, इन चीजों के बाद ना हो, मुझे लगता है वो चेहरे हैं रेस में जिनमें से जिसका नाम तय होगा उनमें आपस में कोई ऐसा क्लैश नहीं होगा। हो सकता है वसुंधरा जी को यदि उनको लग रहा है कि मैं सीएम की रेस में हूं, यदि नहीं वो होती हैं तो फिर ऐसी कोई और जिम्मेदारी उनको दी जाए जिसके लिए वो कम से कम खुश रहे, नाखुश तो ना ही हो। देखो, राजस्थान में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल होगा तो वसुंधरा जी को मतलब अपने भरोसे में रख के ही लिया जाएगा, है ना। वसुंधरा जी को एकदम नकारना भी इनके आला कमान की भी इतनी बुद्धि की बात है नहीं, क्योंकि उनका जो पिछले सालों से जो जनता के अंदर जो सबसे बड़ी उनके साथ में ये है कि हर जाति, हर वर्ग, जैसे उसके अंदर उनकी लोकप्रियता काफी अच्छी है। जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत वो बहुत ही कुशल राजनीतिक अनुभव रखते हैं। ओम बिरला जी भी बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, लोकसभा बहुत अच्छी चलाई उन्होंने, और ये भी इन्होंने जो नाम बताए हैं। लेकिन कोई भी नाम तय होगा तो बिना वसुंधरा जी की मर्जी के तय नहीं होगा। हाँ, राय मशवरा तो बिल्कुल देखिए होगा। अब मुझे तो ये लगता है कि उनका भी यदि नाम होगा तो जो बाकी के दिग्गज हैं जो रेस में हैं, उनके भी बिना राय मशवरा के नहीं, ये तो है देखिए, क्योंकि काम तो मिलकर करना है। वो यूनिटी यदि नहीं होगी तो कैसे 24 का लक्ष्य को पार कर पाएंगे। प्रकाश जी, आपकी क्या राय है? जी, रायशुमारी जो है विधायकों के साथ तो होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम तय हो चुका है। कल जो मीटिंग हुई थी हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की, और उसमें तीनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है उनका एक लिस्ट तैयार होके लिफाफे में बंद हो चुकी है। अब औपचारिकता शेष है। जो हमारे पर्यवेक्षक आएंगे वो ही देखेंगे कि रुख किस तरफ है हवा का, कितने विधायक जो हैं किसके समर्थन में खड़े हैं और किस
तरह से एक सफलता का मंत्र बीच में लिया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में किसी तरह का मनमुटाव आपस में ना हो, और विधायक जो हैं अपने क्षेत्र में लोकसभा के लिए ढंग से प्रचार कर सके, और लोकसभा में 25 सीटों का जो टारगेट बीजेपी लेके चल रही है उसको अचीव किया जा सके। तो जहां तक समय राजनाथ सिंह जी की, जहां तक मैं बात समझता हूँ, वो काफी नजदीक है वसुंधरा जी राजनाथ सिंह जी के, और राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक इसलिए बना गया है कि वसुंधरा जी को वो आपसी सहमति में तैयार कर सके, उनको नाराजगी, उनका नाखुश होने से बचा जा सके, और उनको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आगे जो है कन्विंस किया जा सके। जी राखी जी। बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें तो देखनी ही होंगी। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि यदि एक तो आपस में भी उनसे पूछा ही जाएगा, वो जिसको भी वो एक सीएम बना रहे हैं तो दूसरा नाखुश ना हो, और उसे खुश रखने के लिए हो सकता है ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि हाँ भाई आप ये नहीं, आप ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आगे तक की प्लानिंग है निश्चित तौर पर, लेकिन अब ये तो बिल्कुल नेतृत्व को तय करना है। इंटरनल क्या चीजें हैं मुझे लगता है बहुत जल्द सामने आएंगी, क्योंकि ये पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और उनकी बातचीत का दौर भी शुरू होगा। समय भी हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में सीएम कौन होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कई दावेदार हैं, लेकिन दमदार कौन है अभी तक चर्चा में ये निकलकर आया है। देखिए कि नाम तो लिफाफे में बंद हो गया है, लेकिन जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो ये देखेंगे बातचीत करके कि हवा किस तरफ है, और उसके बाद हो सकता है कि जो भी नाम फाइनल होगा वो होगा, और दूसरों को भी ऐसी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो खुश रहे, नाखुश ना हो। देखते हैं क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।